डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है वो रहेगा जो मॉडल टेस्ट पेपर डाला हुआ है आरबीएससी ने। तो ये वीडियो खासकर आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए ही है। और इसमें जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2025 जो डाला हुआ है आरबीएससी साइट पे, वो हम थोड़ा उसका सॉल्यूशन करेंगे। और ज़्यादा जो इस वीडियो का एम रहेगा उसका हम पैटर्न समझेंगे क्वेश्चन पेपर का, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे कितने कितने मार्क्स के मिलेंगे। क्योंकि आरबीएससी ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। वो 1 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, कुछ चेंजिंग फॉर्मेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो वो देखेंगे। इसके अलावा इस जो मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है ना, तो इसका हम सिंपली क्या है सॉल्यूशन है वो थोड़ा वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साथ में आपको एक बेस्ट कॉपी जो आरबीएससी साइट पे आपको मिल जाएगी, उसका भी एनालिसिस करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बच्चे टॉप करते हैं, जैसे साइंस में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जिसके आए हुए हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया हुआ है, क्या कुछ ऐसे उनका लिखने का तरीका कैसा है, कैसे उन्होंने प्रॉपर हेडिंग्स है वो यूज की हुई हैं। तो ऐसी आपको बेस्ट कॉपी है वो मिल जाती है यदि हम आरबीएससी साइट पे स्टडी करते हैं, मतलब या फिर सर्च करते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन मेनली यही है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है आपको, और क्वेश्चनिंग है वो कहाँ कहाँ पे किस किस फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और इसके अलावा जो 2 मार्क्स हैं या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो जो पैटर्न है ना वही स्टडी किया जाएगा इस सेशन में। और सिंपली थोड़ा सा एक आपको आइडिया दिया जा रहा है कि आपका क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी पता भी है, क्योंकि आपने प्री बोर्ड एग्जाम दे भी रखे हैं, दे भी रहे हो आप। और इसके अलावा उनमें आपको आइडिया दिया ही जाता है कि आपका रियल बोर्ड क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। तो यहाँ पे यदि हम सिंपली बात करें तो हमारा जो समझने की बात है ना, ये हालांकि नोटिफिकेशन है जो बोर्ड साइट से आपको प्रोवाइड हो सकता है, तो जिसमें हमारे पास इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 12 मिलते हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहाँ पे 36 जो क्वेश्चन है आपको 1 मार्क्स के मिलते हैं जब आप क्वेश्चन पेपर वो देखोगे। इसके अलावा यदि हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको 4 मिलते हैं, जिनके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के। इसके अलावा जो निबंधात्मक क्वेश्चन है जैसे हम मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे उसमें भी ये चीजें एज इट इज ही मिलेंगी। तो ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है आपको वो कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, और हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। ये आरबीएससी क्वेश्चन पेपर की ही हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एचबीएससी और सीबीएसई क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको अलग ढंग से प्रोवाइड किए जाएंगे, किस तरीके से आपका पैटर्न है वो बनने वाला है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें टोटल क्वेश्चंस की तो 53 क्वेश्चंस है वो बनेंगे। लेकिन नंबरिंग की बात करें, जब आप क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग देखोगे तो जो पहले हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर, यदि हम बात करें फर्स्ट रहेगा जो एमसीक्यू रहेगा, और सेकंड रहेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब पार्ट्स में रहते हैं। इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, बच्चों ने काफी बच्चों ने वो चीज देख भी ली है। एक वीडियो है वो सेपरेट बनाया भी गया था कि आरबीएससी का जो सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वेरी शॉर्ट, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया रहे कि किस क्वेश्चन पे मेरे को कितना टाइम देने की जरूरत है। इसके अलावा जो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का रहेगा वो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, वरना जो सेपरेट वीडियो है ना उसके अंदर स्पेशली बताया हुआ है कि आपके किस चैप्टर से वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे, किस से आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। तो वो आपका पैटर्न यदि ऐसे समझना भी है तो इस टाइप का एक आपको जो बोर्ड की तरफ से ही ऐसा हम बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे बताया जाता है कि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो नॉलेज बेस पे मिल सकते हैं, अवोध मतलब आपके जो एनालिसिस वगैरह है, इसके अलावा काफ़ी ज्ञानोपयोगी और कौशल स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन है काफ़ी। तो अलग अलग टाइप के एमसीक्यू मिलते हैं। और इस पेज को मैंने जो डिकोड करके है ना उस सेपरेट वीडियो में समझाया था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बनेंगे, और वो एमसीक्यू किस टाइप के हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपका बुक से ही उठा के क्वेश्चन दिया हुआ हो, आएगा एमसीक्यू ही, लेकिन थोड़ा सा वो चेंजिंग पैटर्न में आपको मिल सकता है। और यहाँ पे
इसी चीज का हम बोल सकते हैं डिकोडिंग है, वो आपको एक सेपरेट सेशन में किया भी था। इसके अलावा जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबरिंग की बात करें तो 1 to 18 जो क्वेश्चन है ना आपके, वो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नाम से मिलेंगे, जिसके आपको हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, ये 18 रहते हैं। और यदि आप यहाँ पे दिया हुआ आपको साथ में टाइम मैनेजमेंट, तो ये याद रखना आप जो 1 मार्क क्वेश्चन है वहां पे आपका 1 मिनट से ज्यादा जो टाइम है वो नहीं जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 18 नंबर के क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो 18 मिनट ही आपके लिए यहाँ पे उतनी ही यूज होनी चाहिए। उसके बाद यदि आप ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगा रहे हो तो जाहिर सी बात आपको बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कम टाइम लगेगा। यदि हम देखें यहाँ पे 36 जो क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स के मिलेंगे ना, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा 40 मिनट्स का टाइम है वो यूज करो, या फिर 45 मिनट तक जा सकते हो। क्योंकि इसके अलावा यदि आपको पता है यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, कौन से 2-2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको हर क्वेश्चन में 4 मिनट का ही टाइम आपको लगाना है। जिस बेस पे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे 40 मिनट्स का टाइम आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी खा सकते हैं। इसके अलावा बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन आपका लगभग 15 मिनट का टाइम है वो यूज कर सकता है, तो 45 मिनट आप यहाँ पे मान के चलो। तो यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज यदि बात करें ना, जैसे सेक्शन फर्स्ट है ना आपका, तो सेक्शन फर्स्ट आप कर रहे हो तो उस टाइम आपको याद रखना है कि 45 मिनट से ज़्यादा या फिर 40 मिनट से ज़्यादा इस सेक्शन पे आपको टाइम नहीं लगाना है। और सेक्शन बी की बात करें तो कितना टाइम के अंदर हो जाना चाहिए आपका, 40 मिनट्स तक। एक माइंड में ये नहीं कि कह सकते कि इसी के हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो माइंड में ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए कि मैं जिस हिसाब से टाइम को बांट के क्वेश्चन पेपर करूंगा तो उस हिसाब से आपको बाद में जो लेंथी क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सोचने की भी जरूरत होती है और एलैबोरेशन की जरूरत होती है, तो वहां पे आप उनको एक क्वेश्चन को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। तो इस वजह से यदि हम बात करें यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके ऐसे टाइप आएंगे तो 60 मिनट मतलब पूरा 1 आवर है वो आपका सेक्शन डी भी ले सकता है। सेक्शन सी के लिए कितना टाइम है आपका, 45 मिनट्स। और मतलब ये मानो आप 45 इस तरीके से आपके जो डिवीजन है वो रहने चाहिए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम। और यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में लगभग 14 to 15 मिनट्स का टाइम आपका प्रूफ रीडिंग के लिए रहना चाहिए, कि आपने जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया वहाँ पे नंबरिंग वगैरह क्वेश्चन नंबरिंग सही से डली हुई है, या फिर आपने जो सेक्शन वगैरह हैं सही से डाले हुए हैं पेपर में। इसके अलावा सेक्शन के कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कोई क्वेश्चन जैसे आपने और वाला और साथ में उससे पहले वाला क्वेश्चन दो दो तो नहीं कर दिए हैं, तो ऐसा एक प्रूफ रीडिंग। और इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट जो आपने लिखा है तो गोल्डन वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो, हेडिंग्स वगैरह है उनको अंडरलाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो नंबरिंग वगैरह है भाई, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं हो, क्वेश्चन पेपर को पढ़ो ध्यान से, देखो उसको, उसके बाद ये प्रूफ रीडिंग का टाइम आपका जरूर रहना चाहिए। अब हम जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है 2025 आरबीएससी साइट पे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको ऐसे मिलेगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश आपकी मिक्स्ड मिल सकती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चन है शुरुआत में हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, फिर उसके बाद वो इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। और यहीं पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना नंबरिंग वगैरह का, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो नंबरिंग का ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग हो सकता है आपको अलग अलग ना दे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। इसके नीचे जस्ट इंग्लिश मीडियम आपका इस तरीके से फॉर्मेट मिल जाता है। कई बार आपकी सहूलियत दे भी जाती है कि एक साइड में आपका हिंदी मीडियम रहता है, एक साइड में इंग्लिश मीडियम रहता है, तो पेजेज वाइज भी मिल जाता है आपको क्वेश्चन पेपर, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो थोड़ा एक मॉडल पेपर दिया हुआ है कि साथ में आपका हिंदी मीडियम दिया है, उसके जस्ट नीचे इंग्लिश मीडियम में जो स्टेटमेंट है वो दी हुई है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, आपको सिंपली स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ने की जरूरत होती है और क्या दिया है। इसके अलावा क्वेश्चंस ज़्यादा आपको टेढ़े नहीं मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा अजीबोगरीब मिले, उसकी भी आपको स्टेटमेंट ही थोड़ी अजीब मिलेगी। इसके अलावा तो यदि हम बात करें जैसे इसमें है PbO प्लस सी, और ये रिएक्शन दी हुई है आपकी PbO प्लस सी, मतलब हमारा लेड ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ, और यहाँ पे क्या बनाया हुआ है Pb और CO। तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट है इस रिएक्शन के लिए फॉल्स है। और ये आपका सिंपली यदि हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन उठाया हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है। और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे यदि बात करें PbO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन CO2 बनाया हुआ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया हुआ है। तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन, और इस बेस पे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद जैसे हम सिंपली एक एनालिसिस करेंगे कंप्लीट, आपको सॉल्यूशन हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने कर भी रखा हो, यहाँ पे जस्ट एक आइडिया दिया जाएगा कि आपको
क्वेश्चन को ध्यान से समझ के उसके बाद उसके आंसर की तरफ कैसे अप्रोच करना है। जैसे इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल टू प्रोटेक्ट एन, ये आपका बिल्कुल NCERT से उठा के दिया हुआ क्वेश्चन है कि आयरन पेन है, जो फ्राइंग पेन है, उसको यदि हमको रस्टिंग से बचाना है तो कौन सी मेथड रहेगी। जैसे इसमें दिया हुआ है ग्रीस तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि उसको खाने के लिए यूज करते हैं ना ज़्यादातर हम फ्राइंग पैन में, तो जो खाने की चीज़ें वो पकाते हैं, फ्राई करते हैं। पेंट भी नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि गर्म करने के बाद क्या हो सकता है, वो आपका पेंट है वो खराब हो सकता है। इसके अलावा जिंक प्लेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ऑल ऑफ द अबो, इस चीज से आप समझो कि कई बार हम समझते हैं कि ऑल ऑफ द अबो के जो ऑप्शन आ जाता है तो वही ऑप्शन करेक्ट रहता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन यदि देख सकते हो आप, ऑल ऑफ द अबो आंसर नहीं आएगा, इसमें बाय जिंक प्लेटिंग आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप मार खा सकते हो। आपको इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो पढ़ने की जरूरत होती है। इसके अलावा सैंपल पेपर जो होते हैं ना, उनको अच्छे से समझना होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला दिया हुआ है। इथेन ये आपका बोल सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। और सिंपली दिया हुआ है C4H6, और इसमें सिंपली आपके कोवलेंट बॉन्ड पूछे हुए हैं। ये भी आपका NCERT से उठा के दिया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड वगैरह कैसे पता लगेंगे, जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे। 2 कार्बन है, बाकी क्या लगे हुए हैं इसके ऊपर, हाइड्रोजन है वो लगे हुए हैं। और उससे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसमें 1 यहाँ पे है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो उसकी स्ट्रक्चर बनाओ और फिर आप नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद है एक रिएक्शन आपको दी हुई है, सिंपली Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवा रखी है, और यहाँ पे आपका Al2O3 प्लस Fe बनाया हुआ है। तो किस टाइप की रिएक्शन है यदि आपसे पूछा जाए, और यही आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑक्साइड था वो आयरन के साथ जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड आ चुका है। एल्यूमिनियम ने आयरन को उसके ऑक्साइड से रिप्लेस कर दिया है। तो कैसी रिएक्शन है ये, सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शंस के टाइप हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, वहीं से क्वेश्चन है ये। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपली एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देती है। और जब आपको एक्सचेंज देखने को मिलता है आयंस का, एक्सचेंज ऑफ आयंस मिलता है, मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ कुछ होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, और यहाँ पे आयरन क्लोराइड है वो बन जाता है बाद में, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, सिंपली वो रहता हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन यहाँ पे तो क्या था, ऑक्साइड था, तो इस केस में हमारा किस टाइप का था ये, सिंपली क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन थी। उसके बाद ए सॉल्यूशन विच रिएक्ट्स विद ग्राउंड एग सेल टू प्रोड्यूस ए गैस एंट्रेंस द लाइम वाटर मिल्की। तो ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चन ही उठा के दे रखे हैं सिंपली। तो इसमें बोल रहा है आपको एक सॉल्यूशन है जो एग सेल के साथ रिएक्ट करके गैस है वो प्रोड्यूस करता है, और वो गैस क्या करती है, लाइम वाटर जो CaO है ना, उसके साथ जब वो गैस कौन सी CO2 रिएक्ट करती है तो मिल्की मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। तो आपसे पूछा है कि इसका ये सॉल्यूशन कौन सा था जो एग सेल के साथ रिएक्ट किया है। तो एग सेल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ कौन रिएक्ट किया हुआ है, यहाँ पे बात करें तो हम जैसे HCl है वो रिएक्ट कर सकता है इसके साथ, क्या बना देगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मेटल और मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो एसिड बेस एंड साल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे सिंपली क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बात करें एसिड ही आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें एसिड की बात करें तो ये NaCl तो हमारा क्या है, साल्ट होता है। LiCl क्या है, ये भी साल्ट है। और KCl भी क्या है, साल्ट है। तो ये आपसे पूछा हुआ है एसिड कौन सा है, HCl एसिड है। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है उसका आपको बिल्कुल निचोड़ निकाल लेना है कि इसमें जो गैस निकली है, हालांकि गैस से रिलेटेड नहीं पूछा कि कौन सी गैस निकली है, और हालांकि इसने कंफर्मेशन जरूर दे दी है कि कौन सी गैस निकलेगी। क्विक लाइम, लाइम वाटर क्या होता है, सिंपली आपका ये मान सकते हो आप स्लैग्ड लाइम को बोला जाता है, सिंपली स्लैग्ड लाइम। और क्विक लाइम क्या होता है आपका, हम बोल सकते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करने से पहले की हमारा एक कंपाउंड होता है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। तो क्विक लाइम सिंपल पूछा जाए तो वो रहता है CaO, और लाइम वाटर की बात करें तो COH2। रिएक्शन इन्होंने एक जैसे ही करनी है, इसने भी कैल्शियम कार्बोनेट ही बनाना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन शुरू हुई थी और लास्ट में जो मिल्की हुआ है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही बना है।
उसके बाद इफ द बॉटम ऑफ वेसल इज गेटिंग ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड व्हाइल कुकिंग फूड इट मीन्स दैट, यदि कुकिंग जो हमारा कोई भी यूटेंसिल है या फिर कोई बर्तन है वो जब हम पकाते हैं तो नीचे से वो ब्लैक पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ही है, और इसका मतलब क्या है कि हमारा फ्यूल है वो ढंग से बर्न नहीं हो पा रहा है, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है यहाँ पे कार्बन का। इसकी वजह से वो क्या है, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है ना वो नीचे चिपकते रहते हैं, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि बॉटम है हमारे बर्तन की वो क्या पड़ रही है, वो ब्लैक पड़ती जा रही है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है भी क्वेश्चन नंबरिंग का यहाँ पे यदि इस टाइप से आया पैटर्न, वरना तो आपका मैंने बताया है क्वेश्चन पेपर आएगा कैसे, एक साइड पे हिंदी मीडियम और एक साइड पे इंग्लिश मीडियम, इस तरीके से ही मिलेगा। जिस तरीके से नंबरिंग आपकी हिंदी मीडियम की रहेगी ऐसे ही इंग्लिश मीडियम की रहेंगी। इस तरीके से तो बड़ा ही रेयर है आपको मिले, यदि मिल भी जाए तो नंबरिंग का जरूर ध्यान रखना, आप नंबरिंग के हिसाब से कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। जैसे इसमें पूछा हुआ आपके जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जाइलम किसके लिए, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम। और फिलोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, ये भी बुक से ही आया वो क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन हमारा प्लांट हार्मोन है यहाँ पे। यदि हम बात करें थायरोक्सिन क्या है, एनिमल के अंदर थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, इंसुलिन पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, एनिमल हार्मोन है। एस्ट्रोजन किससे सिक्रीट होता है, ओवरी से सिक्रीट होता है। और साइटोकाइनिन क्या है, ये हम मान सकते हैं प्लांट हार्मोन है। यदि आपसे पूछे और कौन कौन से प्लांट हार्मोन है यहाँ पे, तो साइटोकाइनिन तो है ही है, इसके अलावा कौन सा है, ऑक्जिन है, और कौन सा है, जिबरलिन भी है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ये तो तीनों क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर में आते हैं। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड एंड आपका इथाइलिन, ये कैसे हार्मोन है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकने का काम है वो करते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 18 एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो मिलने वाले हैं, और बड़े इजी से क्वेश्चन रहेंगे, एक या दो क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब मिले, वरना तो ज्यादातर पोर्शन आपका क्या मिलेगा, सिंपली बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया हुआ मिलेगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब बिल्कुल सीधे चलने में, एक्यूरेसी ये बोला हुआ है सिंपल कि सीधा चलने में कौन सा ब्रेन का जो पार्ट है हमारा मदद करता है, तो ये आपका कौन सा मदद करेगा, सेरिबेलम। स्ट्रेट लाइन में चलना, चलने में तो वैसे तो हमारा क्या करता है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम वो मदद कर सकता है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना है तो ये आपके एक प्रकार की क्या है तो वॉलेंट्री एक्शन। देखो ये क्वेश्चन है ना, हो सकते हैं हम थोड़ा हमारी बुक से ना हो, लेकिन आपकी समझ के रिलेटेड बोला हुआ है, समझ कैसी है आपकी या फिर कितना आप चीजों को कैप्चर करते हो। तो है तो ये वॉलेंट्री एक्शन। यदि किसी बच्चे ने पढ़ लिया वो वॉकिंग से रिलेटेड कौन सा है, तो वॉकिंग से रिलेटेड तो हमारा क्यों कौन सा है, सेरिब्रम है, और सेरिब्रम किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, लेकिन इसने और ऐड कर दिया इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन में आपको चलना है, मतलब आपको परफेक्टली चलना है, तो ये क्या किससे रिलेटेड है, एक्यूरेसी इन, एक्यूरेसी या फिर प्रिसीजन भी बोल सकते हैं, प्रिसीजन इन वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शंस जब आप बिल्कुल एक्यूरेटली करते हो तो उसके लिए आपका सेरिबेलम जो पार्ट है, और सेरिबेलम किसका भाग होता है, ये आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन हो सकता है सिंपली मिले। जैसे ऐसे ही द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा, अमीबा भी किस टाइप का है, ये तो डायग्राम ही दिया हुआ अपनी बुक में, कौन सा होता है इसके अंदर, फीजन, और फीजन भी कौन सा, बाइनरी फीजन। और बाइनरी फीजन के भी आप जैसे ना टाइप बताए थे मैंने, अलग अलग होता है। इसमें आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का बाइनरी फीजन है, ये आपका इरेगुलर बाइनरी फीजन शो करता है अमीबा, इरेगुलर बाइनरी फिजन। लेकिन डॉटर सेल्स तो इक्वल साइज की बनेगी, लेकिन इरेगुलर का मतलब किसी भी प्लेन में वो क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा लेसमेनिया का डायग्राम हमारी बुक में है। लेसमेनिया में क्या है, कौन से टाइप का है, एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज बाइनरी फिजन है वो देखने को मिलता है। यदि आपसे पैरामीशियम का पूछा जाए, हालांकि बुक में नहीं है, पैरामीशियम के अंदर जो बाइनरी फिजन है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, मतलब लेंथ वाइज ना हो के कैसे होता है, उसकी ब्रेथ वाइज होता है या फिर उसकी विड्थ वाइज होता है। तो ऐसे आपको थोड़े ध्यान रख सकते हो, हालांकि इतनी डिटेल शायद ही पूछी जाए। इसके अलावा पूछा फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, और मेंडल के बारे में पढ़ते हैं हम, ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिसने किसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया था, पाइजम स्टाइवम के बारे में काफी एक्सपेरिमेंट है वो किए थे, और मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या दिए थे, लॉ ऑफ
जेनेटिक्स या हेरिडिटी, जिसमें 3 लॉ हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये टेबल से क्वेश्चन है भाई, टेबल दी हुई है जो हमारी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग अलग, वहां से हो सकता है कोई ऐसा इस टाइप का नॉर्मल सा पूछेगा, एयर का पूछ लेगा, डायमंड का पूछ लेगा आपसे, ग्लास का पूछ सकता है, जैसे इसमें वाटर का पूछा हुआ है। तो वाटर में आप इतनी ज्यादा आपको एक्यूरेसी शायद ही पूछी जाए, जैसे 1.31 और 1.33 इन वरी चेक कर लेना कौन सा आएगा, वरना तो आपको ज़्यादातर जैसे मेन चीज़ें मैंने जैसे बताई हैं, ऐसे नहीं है कि हर टाइप की आपको उस टेबल को याद रखने की ज़रूरत है। तो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है जो आपको टोटल आउट ऑफ टोटल लेने से रोक सकता है। इसके अलावा पूछा है द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड सनराइज। इसमें बोला हुआ है कि जो सनसाइन और जो सनराइज और सनसेट होता है उनके बीच में एक्चुअल डिफरेंस कितना होता है। तो सनराइज एंड सनसेट, रियल में जब सनसेट होता है या फिर और जो अपरिएंट सनसेट होता है, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, रिफ्रैक्शन। कौन सा रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर में किस तरीके से रिफ्रैक्शन है वो देखने को मिलता है। तो इसमें कितने टाइम का फर्क होता है, 2 मिनट का। और यदि आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल जो डे टाइम है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, या फिर सन का जो टाइम है वो कितना इंक्रीज हो जाता है रिफ्रैक्शन की वजह से, 2 मिनट सनराइज में लगते हैं, 2 उसमें, टोटल एक्चुअल कितना हो जाता है, 4 मिनट का लग जाता है ये। लेकिन यदि आपसे पूछे भाई सनसेट का कितना टाइम डिफरेंस है, या फिर सनराइज का कितना है, वो 2 मिनट का ही रहता है। लेकिन यदि एक्चुअल जो ड्यूरेशन ऑफ डे बोला जाए, ड्यूरेशन ऑफ डे भी आपसे पूछा जा सकता है, कितना इंक्रीज हो जाता है, वो 4 मिनट का हो जाता है। इस तरीके से कुछ आपके हम बोल सकते हैं समझ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मिल सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू, तो इसमें जैसे वोल्टेज दी हुई है, इसके अलावा यहाँ पे करंट दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है क्या, पावर कितनी आएगी। तो फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू वी आई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इस टाइप के इजी से क्वेश्चन भी आपसे 1 मार्क्स में न्यूमेरिकल टाइप के पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, कैसे करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा, मतलब एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। नेचर पे भी डिपेंड करता है, और ये क्या है, ये सबके ऊपर ही डिपेंड करेगा। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम कहाँ पढ़ते थे, रेजिस्टिविटी जो रो की वैल्यू फाइंड आउट करती है ना, वहां से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट, शॉर्ट सर्किट जब होता है मतलब 2 वायर है बिना रेजिस्टेंस के आपस में मिल जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसी की वजह से क्या है, बहुत ज्यादा जो करंट ज्यादा होने की वजह से वायर है वो गर्म होके सर्किट में ब्रेकिंग आ जाती है, ब्रेक हो सकता है सर्किट आपका। इसके अलावा होमोजीनियस पोल्स ऑफ मैग्नेट हैव म्यूचुअल, होमोजीनियस मतलब सेम पोल हैं मैग्नेट के, वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल्सन होता है ना, ये तो हम 6th या 7th क्लास में पढ़ते हैं, मैग्नेट्स के बारे में जब पढ़ते हैं, सेम पोल अट्रैक्ट करते हैं, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस, ये याद रख लेना। हालांकि यहाँ पे सेम पोल थोड़ा रहता तो वो थोड़ा ठीक था। इसके अलावा इसने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वर्ड है वो आपसे पूछे हुए हैं। और देख लेते हैं क्वेश्चन, तो ये आपके कितने एमसीक्यू हैं यहाँ तक हम देखें तो लगभग टोटल 17 और ये 18, तो 18 एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे आपको, जो एक एक मार्क्स के रहेंगे। आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, स्टेटमेंट पढ़ो, आंसर आता है अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो, जितना मतलब ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में आपने छोड़ना भी नहीं है। आंसर आता है तो उसको लिखो उसी टाइम, नहीं आता तो उसको थोड़ा छोड़ के चलो, बाद में भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन पे जैसे कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो उन पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसके अलावा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से कितने मिलेंगे ये याद रखना, 6 मिलेंगे आपको। जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ है द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, द रिएक्शन ऑफ, जब डिकम्पोजिशन होता है ग्रीन वेजिटेबल का कंपोस्ट में, इसमें किसकी रिएक्शन से होता है, ये पूछा हुआ आपसे। कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो सिंपली यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछी हुई है आपसे, टाइप ऑफ रिएक्शन। और टाइप ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं पूछा, हीट गेन और हीट लॉस से पूछा हुआ है। तो हीट लॉस होता है यहाँ पे गर्म हो जाता है मतलब कंपोजिशन, तो ये ऐसी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जो
थर्मिक रिएक्शन। तो एनसीईआरटी बुक की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी आपको जो कॉन्सेप्ट करवाए थे मैंने, जो एक सीरीज लेके आए थे आपके लिए, उसमें एनसीईआरटी से ही काफी सारे वर्ड हैं वो क्लियर किए गए थे। तो वहां से आपको क्वेश्चन ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये आपकी बुक से ही डायरेक्ट लाइनें उठा उठा के आपसे पूछी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है एक रिएक्शन MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाएगी, ये सिंपली आपसे पूछा हुआ है। तो एक प्रकार की जैसे हीट निकली हुई है वैसे तो, और इसने रिएक्शन का टाइप नहीं पूछा, रिएक्शन का टाइप पूछता तो क्या मानते हम इसको, सिंपली एक्जोथर्मिक रिएक्शन मानते। लेकिन ये रिएक्शन पूरी करनी है, तो रिएक्शन कैसे पूरी करोगे, ये एक प्रकार की आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जिक्र किया हुआ है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, जो मैग्नीज के साथ ऑक्साइड है ना, वो क्या करो मैग्नीज को तो कर दो फ्री, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 और एल्यूमिनियम की कितनी होती है 3, तो इनके साथ आप बना के सिंपली एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बना के दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे Al2O3 और Mn है वो अलग रह जाता है। इसके अलावा टुगेदर फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये आपका ब्रेन से बनता है और स्पाइनल कोड से बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। द ओजोन लेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम, या कमिंग फ्रॉम किससे, कौन सी रेज से आपको प्रोटेक्ट करती है, पूछा हुआ है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से। इसके अलावा द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट इज इक्वल टू, जूल के बराबर पूछा हुआ है, या फिर आपसे पूछ सकता है 1 यूनिट किसके बराबर है, तो इलेक्ट्रिक पावर की जो एनर्जी हो, एक प्रकार की यूनिट होती है ना इलेक्ट्रिक पावर की, वहां से क्वेश्चन है। तो 1 यूनिट या फिर 1 किलो वाट हावर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। कैलकुलेट भी कर सकते हो कैसे, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और सिंपली सेकंड में आप बदल सकते हो, तो वाट सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ये वैल्यू है ना, हमने किस में बदलनी है, किलोवाट हावर को वाट सेकंड में बदलनी है, तो किलो की जगह 1000 और हावर को सेकंड में बदलेंगे तो क्या कर सकते हैं, 3600 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ए सिलेंड्रिकल कोयल विद सेवरल टर्न्स क्लोजली रैप्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होती है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है। तो ये क्या होती है, सोलेनोइड होती है। और सोलेनोइड किसके तरीके से बिहेव करती है, एक बार मैग्नेट के तरीके से बिहेव करती है। तो डायग्राम यदि पूछा जाए आपसे, सोलेनोइड का डायग्राम बनाओ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाओ, तो बार मैग्नेट में जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है ऐसी आप बना सकते हो। इसके अलावा होमोलॉग सीरीज क्या होती है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से है, जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है, या फिर बोल सकते हैं 14 ग्राम या फिर 14U या फिर 14 AMU का डिफरेंस होता है, दो हमारे बोल सकते हैं सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में, और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, सेम फंक्शन ग्रुप कैरी किए होते हैं। तो इस तरीके के हैं ये आ गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाई आर द ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड इफेक्टेड बाय नाइट्रोजन, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंसिडिटी हो जाती है, रेंसिडिटी से रिलेटेड पूछा हुआ है, ड्यू टू रेंसिडिटी आप लिख सकते हो। इसके अलावा द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क 6 एक्सप्लेन व्हाट विल बी हैपन टू व्हेन बिकम कर्ड, ये तो मतलब ये बोल सकते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही पूछे हुए हैं, इन टेक्स्ट से या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन से। तो जब कर्ड बनती है तो जो पीएच है वो कितनी हो जाती है, वो लोअर देन या फिर बिलो देन 6 से वो कम हो जाती है, क्योंकि एसिडिक हो जाती है। और एसिडिक क्यों, यदि पूछा जाए कौन सा एसिड बनता है यहाँ पे, वो बनता है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन है वो होती है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है आपने, ठीक है, इसमें हालांकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो फॉर्मेशन भी दिखा सकते हो, जैसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास हमारे पास हम मान सकते हैं इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और Na पॉजिटिव और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, तो इसके थे, एक इसके पास किसका आ गया, हमारा सोडियम का आ गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखानी है। तो देखो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। इंस्ट्रूमेंट बताना है जो कि ब्लड प्रेशर को मापता है, थोड़ी टिपिकल सी वो रहती है इसकी स्पेलिंग, थोड़ा लेंथी सा वर्ड रहता है, क्या और रहता है, स्पाइगमो स्फैग्मोमैनोमीटर। तो कुछ आप तोड़ के ही पढ़ सकते हो, स्पाइगमोमैनोमीटर। इस तरीके से जो बीपी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। और दो टाइप का बीपी होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और
डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक कौन सा होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, 120, और डायस्टोलिक 80। तो 120/80 है वो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है बीपी को। तो आसपास के है ना, जो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करवा रहे हैं, इसके आसपास के कॉन्सेप्ट जरूर आपको पढ़ने हैं। कई बार क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड भी आ जाते हैं, कुछ पोर्शन यहाँ से भी रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। एक पैटर्न मेन है हमारा यहाँ पे स्टडी करना। उसके बाद नेम द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट क्या है, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन है। जबकि नेफ्रॉन किसकी है, नेफ्रॉन हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट होती है। फ्रॉम वेयर डज द फीटस गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर बॉडी, कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या है, एक प्रकार की इंटर डिजिटेड स्ट्रक्चर होती है जो कि एक बाउंड्री का काम करती है, मदर ब्लड और फिटल ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है इसके जरिए। और प्लेसेंटा से फिर ट्रांसफर होता है फिटस के अंदर, वो कौन लेके जाता है, अम्बिलिकल कोड है वो लेके जाती है। हालांकि अम्बिलिकल कोड का जिक्र अपनी बुक में नहीं है, प्लेसेंटा का जरूर जिक्र है अपनी बुक के अंदर, इससे रिलेटेड आप जरूर पढ़ना। जीन क्या होती है, जीन हमारी यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है, ये बोल सकते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी को जीन बोलते हैं। इसके अलावा फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी हम बोल सकते हैं जीन को। और जीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर कुछ पार्टिकुलर लोकेशन होते हैं, पार्टिकुलर लोकेशन एट क्रोमोसोम, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की यूनिट पूछी हुई आपसे, क्या होती है, डायोप्टर होती है, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रिज्म के द्वारा हम पढ़ते हैं ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना, उसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये मान सकते हो आप 12 आपके क्या आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सारे 1 मार्क्स के हैं। और 1 मार्क्स में कई बार न्यूमेरिकल डाले हुए हैं, जैसे इसमें वैन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, देयर इज ए करंट और फ्लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंपल इसमें वी आई का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिली एम्पियर में वैल्यू दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, ये मैं समझा, बड़ा ही इजी आ जाते हैं। तो मिली एम्पियर को हमको सिंपल एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2.5 10⁻³ एम्पियर। ये तो आई की वैल्यू है, वी की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, 6 दे रखी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपका ओम में जो आंसर है। सिंपली यहाँ पे एक थोड़ा फॉर्मूला का ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, v इक्वल टू आई आर होता है ना, तो r की वैल्यू आपसे पूछी हुई है तो v बाय आई आएगा, ये याद रखना, 6/2.5 इंटू 10⁻³ वो -3 ऊपर चला जाएगा, ये +3 हो जाएगा, और 6 को सिंपली आपने क्या करना है, 2.5 से डिवाइड कर देना है, या इसको कैलकुलेट कर लेना है इजी ही। पावर से रिलेटेड ध्यान रखना, फिजिक्स में तो आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट क्या दी हुई है, वैल्यू किस किस चीज की दी हुई है, और वैल्यू आपको फाइंड आउट होने के लिए किस किस चीज का पता होना चाहिए। सिंपली जैसे पावर है, पावर की यूनिट क्या है, वाट में दी मिलेगी। इसके अलावा लेंस की वैल्यू है वो डायोप्टर में दी मिलेगी। पावर की, पावर ऑफ लेंस, ये याद रखना, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो सिंपली वाट में मिलती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो डिस्टेंस है यू वी एफ, ये सारी मीटर में मिलेंगी आपको। इसके अलावा जो हमारे जितने भी डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे ना, वो किस में आते हैं, हमारे सिंपली लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले में ज़्यादा पावर है। जैसे इसके अलावा यदि हम बात करें और कौन कौन सी पावर होती हैं, वी किसकी पावर होती है, या फिर यूनिट किसकी होती है, वी वोल्ट, वो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। आर की यूनिट रेजिस्टेंस ये ओम होती है। इसके अलावा आई करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर होती है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, मतलब दे क्या रखा है पीछे, ताकि आपको आइडिया लगे ना कि v की वैल्यू है, हमारे पास r की वैल्यू है। तो यूनिट्स पे आपको ध्यान देना है सबसे पहली बात। उसके बाद दे क्या क्या रखा है, और फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला है वो कौन सा यूज करना है। थोड़ी सी ट्रिक चीजें आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मिलती हैं, जहाँ पे आपको फॉर्मूले थोड़े सोच समझ के लगाने पड़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा है मार खा सकते हो, वरना थोड़ा सा आपने वहाँ ध्यान दे लिया ना, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी आपसे पूछी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। इसके अलावा पोल्स पे क्या मिलेंगी, वो थोड़ी पास पास मिलती हैं, वैसे वो दूर दूर रहती हैं।
तो ऐसे, और कहाँ से निकलती हैं वो, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ एंटर करती हैं। इनसाइड द बार मैग्नेट यदि हम बात करें वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं, तो ऐसे। उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन बी। तो यहाँ तक हमारा जो सेक्शन ए है ना, तो जब भी आप आंसर शीट को अटेम्प्ट करते हो, जब लिखना शुरू करते हो, तो सेक्शन शुरुआत में जरूर डालें कि आप सेक्शन 1 कर रहे हो, सेक्शन ए कर रहे हो, और सेक्शन ए में आप क्वेश्चन नंबरिंग है वो किस तरीके से कर रहे हो। तो थोड़ा सा आइडिया जैसे मैं आपको दूं, तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट में लिखना शुरू करते हो, तो बिल्कुल जैसे आपका सब्जेक्ट है वो लिख सकते हो, साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे रहे हो। इसके अलावा फिर आप लिखो भाई यहाँ पे सेक्शन ए है वो आपने शुरू किया है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो शुरू करने जा रहे हो, और उसका भी आप क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से हैं। तो जैसे ये लिखा आपने, उसके बाद इसका आंसर लिखा, उसके बाद सेकंड लिखा, उसके बाद इसका आंसर है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस तरीके से लिख रहे हो, तो उसका आंसर, तो ऐसे लिखोगे तो अच्छी बात है। लेकिन कई बच्चे बिना सेक्शन ही पता नहीं कौन से का तो पार्ट कर रहे हैं, 1 इसका आंसर लिख देते हैं सीधा ही, 2 इसका आंसर लिख देते हैं, 3 इसका आंसर इसके आगे लिख देते हैं, ये भी नहीं लिखते कि आंसर है वो क्या चीज़ है। क्योंकि कई बार तो हम पॉइंट भी तो बनाते हैं ना आंसर लिखते टाइम, आंसर लिख रहे हो किसी चीज़ के, उसके भी तो पॉइंट ऐसे ही बनाते हैं। तो ये जरूर याद रखो कि जैसे जिस जगह पे आप ये नंबरिंग डाल रहे हो ना, वो बिल्कुल सेपरेट से दिखे कि भाई हाँ आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू किया ना, उसकी नंबरिंग आप रेगुलर में रखो, बिगाड़ो मत उस नंबरिंग को। यदि हो सकता है आपको क्वेश्चन उस टाइम नहीं आता है ना, उसकी जगह छोड़ दो, उसके बाद में उसको अटेम्प्ट कर लेना, उसको बाद में लिख लेना। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, बीच में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड का आंसर लिख देते हैं बीच में। अब एग्जामिनर या फिर जो चेक करेगा ना, उसको थोड़े पता है कि आपने किस टाइप का आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो सेक्शन लिखते हो, जैसे सेक्शन आपका ए में बताया आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन हमारे टोटल आएंगे यहाँ पे, जैसे उसके बाद क्वेश्चन 2 आएगा, फिर आएगा क्वेश्चन 3, और क्वेश्चन 2 में क्या आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कितने आएंगे वो 6 आएंगे। तो उनकी भी नंबरिंग आप जैसे क्वेश्चन पेपर में दी हुई है, ABCD में दी है, तो ऐसी कैसी डालो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे 12 आएंगे। तो उनकी भी जो नंबरिंग दी हुई है, ABCD है 1 2 3 है, ऐसे आप डाल सकते हो। और उसके बाद पहले में आपका बड़ा ये रहता है कि पहले उसका क्वेश्चन का नंबर डालो, फिर उसका आंसर लिख दो नीचे, और फिर लिखो आगे। टाइम आपके पास बहुत बचता है। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि पढ़ा हुआ इतना मायने नहीं रखता जितना आपका रिप्रेजेंटेशन मायने रखता है। तो पेपर जब भी आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो रिप्रेजेंटेशन, इसके अलावा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसके अलावा आपका सिंपली रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ढंग से सेक्शन वगैरह सही से आप लिख रहे हो। हालांकि आपको पता हो, मतलब एग्जामिनर को पता लग जाना चाहिए कि आपका सेक्शन यहाँ तक है, उसके बाद सेक्शन भी जहाँ पे शुरू हो रहा है। तो कोशिश करो कि एक नए पेज पे, जैसे मान लो पहले वाला पेज आधा भरा हुआ है ना, आपका सेक्शन वहां पे खत्म हो गया, तो नए पेज पे आप सेक्शन भी डाल के उसकी जो क्वेश्चन नंबरिंग है वो शुरू करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरीके से आप प्रॉपर नंबरिंग लिखो, और फिर उसके नीचे आंसर लिखो। ऐसे नहीं कि जैसे 3 लिखा हुआ है फिर आप वहीं पे उसका आंसर लिख दिया। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं आपको। और हम बोल सकते हैं जो एग्जामिनर, जो आपके इन्वेस्टिगेटर जो कॉपियाँ वगैरह चेक करेगा, उनको परेशान कर सकती है। हमने साफ सुथरी नीट एंड क्लीन ऐसी आंसर शीट बनानी होती है, ताकि जो हमारे चेक होंगी कॉपियाँ, वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि वहाँ पे यदि जैसे जैसे फ्लो में उनका चलेगा, आपके नंबर है ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। वरना कहीं पे आपने उनको कंफ्यूज कर दिया, तो फिर हर एक क्वेश्चन को हो सकता है, या फिर हर एक आंसर को वो ध्यान से चेक करना शुरू करे। तो जितना फ्लो में अच्छा रिप्रेजेंटेशन रखो, ग्राफ वगैरह कहीं पे अच्छा आ रहा है, डायग्राम वगैरह है, ठीक है, अच्छा आ रहा है, तो उसको कोशिश करो। यदि लगता है टाइम कंज्यूमिंग डायग्राम है तो उसको बाद में बनाओ, लेकिन क्वेश्चन पेपर करते टाइम आपके माइंड में रहना चाहिए कि मैंने बाद में ये चीज़ें भी करनी है। कभी आप वो टाइम है वहाँ पे ज़्यादा लगा दो, फिर बची हुई चीज़ों के लिए टाइम ही ना बचे। तो ऐसा आपको एक सिंपली क्या होना चाहिए, माइंड सेट तैयार करने की ज़रूरत है। प्रॉपर माइंड सेट के साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप पेपर करते हो उसमें यही चीज़ें काम आती हैं, ज़्यादा पढ़ा हुआ काम नहीं आता है ये चीज़ें आपका। क्योंकि कई बच्चों का माइंड ही खराब हो जाता है पेपर करते टाइम, चीज़ें भूल जाता है वो प्रेशर के चक्कर में। वहाँ पे आपके कूल एंड, हम बोल सकते हैं कूल एंड काम माइंड सेट के साथ, बिल्कुल फ्री माइंड सेट के साथ आपको आंसर्स हैं वो देने होते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ते हो ज़्यादातर उसमें मैक्सिमम पोर्शन आपका 75 या फिर 80% पोर्शन ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी यदि हम बात करें। इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है ना वो थोड़ा ट्रिकी सा होता है, तो उसके लिए हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा लगे ना, उनको बाद में अटेम्प्ट करो, वरना पहले ईजी वाले क्वेश्चन है ना अच्छे से रिप्रेजेंटेशन के साथ, और ये रिप्रेजेंटेशन शुरू वाले सेक्शन में या फिर शुरू वाले पेजेस पे जरूर रखो, ताकि एग्जामिनर आपका जो भी पेपर चेक करेगा तो वो आपका एक फ्लो में कॉपियां वो चेक होती रहें। और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जितने भी हैं इनमें गलतियां मत करो। यहाँ पे हम कई बार क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं बच्चे, तो वहाँ पे ए लिख के फिर उसके बाद काट देंगे, फिर बी लिख देंगे, फिर सी, इस तरीके से कटिंग करते हैं। तो 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, जैसे 36 क्वेश्चन मैंने बोला है, वहाँ पे कटिंग करने से बचो, क्योंकि वहाँ पे कटिंग करने के बाद फिर उस पे टेस्ट जो करता है आपका एग्जामिनर होता है, उसी के ऊपर क्या रहता है, सिंपली ये रहता है कि भाई ये नंबर यहाँ पे पूरा दूं या ना दूं, वो आपके नंबर काट भी सकता है। तो कोशिश करो यहाँ पे कटिंग करने से, यदि लगता है भाई आपने यहाँ पे गलत लिख दिया तो इसको थोड़ा सा कट करके, ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा कट करना है और उसके बाद वो लिख दो भाई इसका आंसर आगे है। तो हो सकता है इसका आप आंसर बाद में लिख रहे हो, बिल्कुल लास्ट में लिख रहे हो, तो वहां पे आप ऐसे लिखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था और फर्स्ट का हमने वी पार्ट का यहाँ पे जो आंसर है वो ये किया है। तो ये थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए, यहीं कटिंग करके यहाँ लिखने की बजाय, क्योंकि कटिंग करके लिखते तो सिंपल सा आपने ये बता दिया कि आप चीटिंग करके वो चीज़ लिख रहे हो, और चीटिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो हम यदि आगे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपके हम मान सकते हैं सेक्शन बी है वो शुरू हो चुका है, और सेक्शन बी आपका क्या रहेगा, सिंपली 2 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और क्वेश्चंस है यहाँ से नंबरिंग है लगातार शुरू होगी, यहाँ पे पार्ट्स में नंबरिंग नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा हम बोल सकते हैं सेक्शन बी शुरू हो रहा है, और यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन, तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आ जाते हैं। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ करनी है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है और वाटर बनाना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करनी है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे जो वाटर है वो बनाना है। और इसको आप देखोगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड मिलेगी, यहाँ पे आपको केवल केमिकल फॉर्मूलेज हैं वो लिखने हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें भी आपको बैलेंसिंग ही पूछा हुआ है। तो जिंक की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करके दिखानी है और बताना है किस टाइप का ये रिएक्शन रहेगी। तो ये 2 मार्क्स में रहेंगे। इसके अलावा जिंक रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो एसिड बेस एंड साल्ट से, एसिड बेस एंड साल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जिंक सल्फेट बनता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि बुक से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में एम्फोटेरिक ऑक्साइड दिया हुआ है जो एसिड और बेस दोनों काम करते हैं। इसके अलावा ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज को एरोबिक रिएक्शन है वो बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है। एक प्रकार की ऐसे पूछा जाता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्यों होती है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा है एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज होता है। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसके अलावा ग्रेविट्रोपिज्म विद डायग्राम, ग्रेविट्रोपिज्म का डायग्राम अपनी बुक में दिया हुआ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है ना। और किसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इन प्लांट्स। और वहां पे एक डायग्राम तो आपको एक्टिविटी में दिया हुआ है फोटोट्रोपिज्म का, जहाँ पे एक विंडो से लाइट आ रही है और जो प्लांट है वो बेंड हो रहा है। उसके जस्ट नीचे वाला जो डायग्राम गमले को साइड में मतलब उल्टा करके रखा हुआ है या फिर नीचे लेटा के रखा हुआ है, और उसकी जड़ें हैं जो इस तरीके से निकली हुई हैं। तो सिंपली वही आपने समझाना है कि यदि हम गमले को रख देंगे तो एक्सप्लेन आपको ऐसे करना है, ग्रेविटिज्म विद डायग्राम। तो ग्रेविट्रोपिज्म की डेफिनेशन बतानी है। ग्रेविट्रोपिज्म मतलब हम बोल सकते हैं जियोट्रोपिज्म से रिलेटेड भी है ये। जियोट्रोपिज्म, जियो मतलब अर्थ की तरफ जो मूवमेंट है, ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट होती है, जड़ें शो करती हैं इसको, रूट्स। तो यहाँ पे नाम से कंफ्यूज होता है, ग्रेविट्रोपिज्म क्या आ गया, ये जियोट्रोपिज्म से रिलेटेड ही आपसे सिंपल पूछा हुआ है। एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर विद डायग्राम, तो एलएस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसका डायग्राम है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से। एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम में यही बताना है कि कितने कितने क्रोमोसोम कहाँ से मेल से कितने आते हैं, फीमेल से कितने, और वो किस तरीके से कंबाइन करके आगे बेबी बॉय या बेबी गर्ल है वो बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ गया आपका ये क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, ये आ गया सिंपली
कनकेव मिरर से रिलेटेड, फोकल लेंथ इसमें दे रखी है, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u है वो दे रखी है, f है वो दे रखा है, v की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, लेंस फॉर्मूला यूज करना है आपने सिंपल। इसके अलावा यही पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो ये आपसे इनडायरेक्टली डिस्टेंस पूछ रखी है इमेज से कितनी है। इसके अलावा नेचर ऑफ द इमेज है वो भी बता सकते हो, हालांकि किसी ने नहीं पूछा नेचर में। तो ये 2 मार्क्स में आपके ऐसे डायग्राम भी या फिर ऐसे क्वेश्चन है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, मतलब पीछे बैठा हुआ है कोई बच्चा, उसको ब्लैक बोर्ड पढ़ने में तो मतलब एक कौन से टाइप का आई डिफेक्ट है वो आपसे पूछा हुआ है। तो उसको दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही, तो दूर की नहीं दिखाई दे रही तो उसको निकट दृष्टि दोष हम बोल सकते हैं, मायोपिया उस बच्चे को है। और कौन सा लेंस हो सकता है, या फिर बोला है राइट द 2 रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ दिस डिफेक्ट, तो रीजंस है वो बताने हैं, और कौन सा लेंस है वो यूज किया जाएगा वो आपसे पूछा है, कौन सा लेंस इसमें यूज करते हैं हम, कनकेव लेंस है वो यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन से डिफेक्ट में कौन से टाइप का लेंस है वो यूज किया जाता है। उसके बाद डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पूछा हुआ है, जो मतलब इस तरीके से हम यदि फिंगर्स को और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगाते हैं तो थंब किसकी डायरेक्शन शो करेगा, मोशन की, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन शो करता है, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड की। इनका ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन कौन शो करते हैं, वही इसमें पूछा हुआ है कि किस तरीके से ये किस किस की डायरेक्शन है वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्योंकि वो हार्ड हो जाता है, वो आपने रिएक्शन लिख के दिखानी है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, और सिंपली उसके बाद हाफ जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, और यदि उसको 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। वाई डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट, ये सिंपल सा है क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं होते। इसके अलावा रीजन्स पूछे हुए हैं, HCl सो एसिडिक करेक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन, जबकि जो एल्कोहल है वो नहीं शो करता है एसिडिक सॉल्यूशन, तो या फिर एसिडिक करेक्टर नहीं शो कर पाता, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, H पॉजिटिव आयन नहीं रिलीज कर पाता, HCl H पॉजिटिव आयन रिलीज कर पाता है। इसलिए वाई डज द ड्राई HCl, ये आ गया क्यों नहीं चेंज कर पाता, क्योंकि ड्राई HCl गैस है ना, ये आयनाइज नहीं हो पाता। आयनाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, वाटर की जरूरत होनी चाहिए, वाटर या फिर मॉइस्चर की जरूरत होनी चाहिए, तभी कोई भी एसिड है ना वो ब्रेक होके आयनाइज होता है, आयंस प्रोड्यूस करता है, और उसी की वजह से वो एसिडिक करेक्टर शो कर पाएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये सिंपली पूछा हुआ कौन कौन सी मेथड यूज होती हैं। इसके अलावा जैसे सर्जिकल मेथड लिख सकते हो, बैरियर मेथड के बारे में बता सकते हो, पिल्स के बारे में बता सकते हो, 4 या 5 मेथड हमने जब आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट करवाया था, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना वहाँ से क्वेश्चन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पूछा हुआ है आपसे सिंपली यहाँ पे। अथवा वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे चालाकी मत करना, बार बार कई बच्चे कर लेते हैं और अटेम्प्टेड आपके ऊपर लग जाता है कि आपने बार बार जो क्वेश्चन है वो किए हुए हैं, और वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। तो आप और में कई बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर अथवा लगा के 1 और 2 पार्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस अथवा का मतलब क्या है, या तो आप दोनों के दोनों ऊपर वाले पार्ट करो या फिर नीचे के दोनों पार्ट करो। ये नहीं कि आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज है कि ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या फिर ये करना है, या तो दोनों ऊपर वाले अटेम्प्ट करो या फिर नीचे वाले। जैसे इसमें भी दिया हुआ डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे आपने फीजन, बडिंग, हाइड बडिंग वगैरह, रीजनरेशन वगैरह वो बता सकते हो। ज़्यादातर तो इसमें आप फीजन एंड बडिंग के बारे में बता सकते हो। एक्सप्लेन द बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में आपने डायग्राम बना के बताना है यहाँ पे, चाहे 1 नंबर में ही क्यों ना हो ये क्वेश्चन, लेकिन आपने थोड़ा डायग्राम के साथ भी बता सकते हो डेफिनेशन लिख के। इसके अलावा ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स के बीच में डिफरेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या पोल्यूशन कोज करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको बंद कर देते हैं, वो न्यूट्रिएंट का अच्छे से फ्लो नहीं होने देते, न्यूट्रिएंट या फिर हम बोल सकते हैं सोइल की फर्टिलिटी है उसको कम कर सकते हैं, सोल्यूशन पोल्यूशन कोज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। इसके अलावा राइट द नेम ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म ईट अनदर, तो एक्वेटिक एक फूड चेन का आपने इसमें एग्जांपल लिखना है। तो एक्वेटिक में आप लिख सकते हो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उसके बाद जूप्लैंक्टन होते हैं, उसके बाद आप फिशिज है वो लिख सकते हो। इस तरीके से कोई भी एक फूड चेन है वो बता सकते हो।
उसके बाद R1 R2 R3 यहाँ पे रजिस्टर दिए हुए हैं और ऑब्टेन फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और किस में दिए हुए हैं ये 3 रजिस्टर। सर्किट डायग्राम हमने बनाना है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने 3 रजिस्टर हैं वो बना के यहाँ पे सिंपल, कहने का मतलब पता है इसने डेरिवेशन आपसे पूछा हुआ है कि R है ना वो R1 प्लस R2 प्लस R3 है वो कैसे आएगा, ये पूछा ना कि ऑब्टेन द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो इसमें आपने सिंपल कौन सा डेरिवेशन बताना है जिससे आप ये कैलकुलेट करते हो। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिंपली V1 प्लस V2 प्लस V3, ये किसके बराबर है, V के बराबर है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो उससे हम क्या है IR का फॉर्मूला वो डिराइव करके आपने दिखाना है और डायग्राम बना के दिखाना है इसका। तो पैरेलल का भी आपसे इसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन की आपको सिंपली स्टेटमेंट का ध्यान रखना है, किस तरीके से स्टेटमेंट में क्या चीज पूछी हुई है। इसके अलावा ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे ही इसमें दिया हुआ है कि आपको सिंपली 1/RP प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना है। तो ऐसे नहीं बोलेगा डायरेक्ट ये डिराइव करके दिखाओ, ऐसे भी आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज आपको परेशान कर सकता है। इसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे सेक्शन डी, और सेक्शन डी आपका सिंपली क्या है, 4 नंबर में क्वेश्चन है, इससे पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और जब भी सेक्शन शुरू हो जाता है आपको पता होना चाहिए कितना आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे IUPAC नेम है वो पूछे हुए हैं 4 कंपाउंड के, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका इसका क्या नाम बनेगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया हुआ है तो प्रोपीन आप लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है और OH लगा हुआ है तो इथेनॉल हो जाएगा। उसके अलावा CH3 CH2 CH2 कितनी कार्बन है, यदि हम बात करें 4 कार्बन है तो ब्यूटेन तो बन ही जाएगा ब्यूटेन, और क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो हम आगे लिख सकते हैं, क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा इसका नाम। इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 4 हमारे पास कार्बन है और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड, तो क्या नाम बन जाएगा, ब्यूटेनल। इस तरीके से नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको याद रखना, इनकी भी प्रैक्टिस करके रखना आप कार्बोनेटेड कंपाउंड से। इसके अलावा देख लो ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ये तो बुक से उठा के दे रखा है। इथेनोइक एसिड की आपने स्ट्रक्चर बनानी है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉट नहीं पूछा इसने, इसने सिंपल स्ट्रक्चर पूछा है। तो इथेनोइक एसिड क्या है, COH, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हो, वरना और ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो क्या कर सकते हो, ये तो हमने बना ही दिया। इसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरीके से भी आप इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हो। इसके अलावा ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन में कितनी कार्बन है हमारे पास, 5 कार्बन है, 5 कार्बन लगा के एक जगह ब्रोमीन है वो लगा दो, बाकी सारी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी कर दो। ऐसे फैला के आपको लिख के आना है। ब्यूटेनोन कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसको आपने बीचों बीच दिखाना है, और टोटल कार्बन कितनी कर देनी है आपने 4, बाकी सारी वैलेंसी पूरी कर देनी है आपने हाइड्रोजन लगा के। और हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी करते टाइम ध्यान रखना किस कार्बन के सारे बॉन्ड पूरे हैं, जैसे इसके तो पूरे ही हो गए ना, इस पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, बाकियों के आप हाइड्रोजन लगा के पूरे कर सकते हो। हेक्सेनल, हेक्सेनल में ध्यान रखना कौन सा ग्रुप है, CHO। तो कुछ बेसिक से ही ग्रुप हमारे पास हैं, वही आपको ध्यान रखना है। जैसे CHO है तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन दिखाने हैं, तो ये कार्बन तो यही है, बाकी आपने दिखाने हैं 5 कार्बन, और इनकी वैलेंसी है वो पूरी कर देनी है। उसके बाद सिंपली पूछा है ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, केवल लेबल डायग्राम पूछा है तो डायग्राम ही बनाओ, वहां पे लिखना नहीं है, लिखोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट है, नंबर नहीं मिलेंगे आपको वहां पे कुछ भी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछा है। नेम एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एसिड सिक्रेटेड इन द स्टमक, स्टमक में कौन कौन से एसिड सिक्रेट होता है, फंक्शंस ऑफ एसिड, नेम द एसिड, एसिड का नाम बताना है कौन सा, HCl, और वो फंक्शन क्या क्या करता है, जर्म्स को किल करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके हमारे जो इंजाइम होते हैं इनएक्टिव इंजाइम उसको एक्टिवेट करता है, ये बोल सकते हो। व्हाई द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोरस एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल में लॉन्गर क्यों होती है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बुक से ही दिया हुआ है, हालांकि ये कोई हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं है। लॉन्गर क्यों रहता है, क्योंकि जो हर्बीवोरस एनिमल है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और प्लांट्स किसके बने होते हैं, बोल सकते हैं प्लांट सेल्स में जो सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज, उसके डाइजेशन में लगता है टाइम।
तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, या फिर बोल सकते हो आप जो भी हर्बिवोर्स एनिमल है ना, जितना भी प्लांट्स वगैरह खाते हैं, घास खाते हैं, उनको डाइजेस्ट होने में लंबा टाइम लगता है, या फिर प्रोसेस उनकी लेंथी होती है, जिसकी वजह से उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। जबकि यदि पूछा जाए ऐसे ही क्वेश्चन कार्निवोर्स का पूछ सकते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम क्यों होती है विद कंपैरिजन टू हर्बिवोर्स एनिमल? क्योंकि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जो होता है ना, वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इजिली डाइजेस्ट होने की वजह से उसको इतना ज़्यादा लंबा वहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, मिलते जुलते भी आप आंसर लिख दोगे ना वहाँ पे, फिर भी आपको वहाँ पे आंसर, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली देखो आप, डिटेल में ये नहीं बोला कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करो, ये देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हुए हैं, यही हमने ध्यान देना है। जैसे है तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, लेकिन पार्ट में पूछा है ना, तो पार्ट 1 डालो, फिर डायग्राम बनाओ। राइट एनी टू फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शन लिखो और उसको एक्सप्लेन करो। क्या करता है? ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसके अलावा क्या करता है? इसके अलावा ये आयन का बैलेंस भी बना के रखता है हमारी बॉडी के अंदर, आयनिक बैलेंस, यूरिया को रिमूव करता है ब्लड से, ऐसे भी लिख सकते हो। आर्टिफिशियल डायलिसिस क्या होता है? आर्टिफिशियल डायलिसिस उस केस में होता है जब किडनी है वो डिसफंक्शनल हो जाती है किसी इंजरी की वजह से। तो इस पर्सन हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्या किया जाता है, फिर उसका ब्लड है वो फिल्टर करने के लिए एक डायलाइजर मशीन यूज की जाती है। और कब तक यूज करनी पड़ती है? तब तक उसको जो डोनर है वो नहीं मिल पाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल मीडियम टू द अनदर मीडियम, ऐसे बोल सकते हैं। रे डायग्राम बनाना है आपने इसका, रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो रे डायग्राम में आप सिंपली क्या कर सकते हो, एयर टू वाटर वाला भी या फिर ग्लास स्लैब वाला भी बना सकते हो। ग्लास स्लैब में जैसे ये लाइट इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये बैंड होके ऐसे ऐसे बैंड हुई है, और फिर इसके बाद फिर ये पैरेलल चली जाती है। तो ऐसे ग्लास स्लैब का डायग्राम भी नॉर्मल सा डायग्राम बना सकते हो। द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा ये पूछा इसने, अच्छा ड्राई डायग्राम, यहाँ पे रे डायग्राम है ना, इनके पूछे हुए हैं इसने। द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यदि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। किसका? कनकेव मिरर की कंडीशन दे रखी है। कनकेव मिरर में हमने देखा था 6 कंडीशन होती हैं, 6 कंडीशन में हमारे डायग्राम बनते हैं, और 6 कंडीशन में इसने बोला है एट सी। यदि एट सी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी एट सी ही बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। एट से आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद रहने चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की इमेज बनती है, वो डायग्राम पूछा है। इसके अलावा लोकेटेड एट एफ, एफ पे यदि हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो कनकेव मिरर के केस में कहाँ पे बनेगा? आल्सो राइट अबाउट द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ये आपको बताना है साइज में मतलब कैसी बनेगी, जैसे इसमें बताया ना सेम साइज की इमेज बनेगी। तो एफ पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहाँ पे बनती है इमेज? इन्फिनिटी पे बनती है। कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और कैसे बनेगी? साइज के बाद हिसाब से बात करें, एनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो ऐसे आपको डायरेक्ट याद रहने चाहिए। हालांकि इसमें डायग्राम पूछे हैं तो डायग्राम आप पेंसिल के साथ बनाओ प्रॉपर, और जो कनकेव मिरर की जो शेप बनाते हो ये भी आप किसी प्रकार से बनाओ अच्छे से, लाइनिंग वगैरह स्केल वगैरह से अच्छे से ड्रॉ करो, यदि आपको पूरे नंबर चाहिए इसमें। इसके अलावा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ड्रा द रे डायग्राम, ऐसे ही इसमें पूछा हुआ है अथवा में भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। और इसमें आपसे कन्वेक्स लेंस के पूछे हैं, तो कन्वेक्स लेंस की भी कंडीशन कितनी है? 6 कंडीशन होती हैं, और यहाँ पे बोला है ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जब हम कन्वेक्स लेंस के केस में बनाते हैं तो रेज क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेलल होके कहाँ से निकल जाती हैं? फोकस से। तो कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। और कहाँ पे बनेगी? राइट एंड साइड पे मिलेगी। कैसी इमेज बनेगी? पॉइंटेड इमेज बनती है, पॉइंटेड या डिमिनिस्ड इमेज है फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 2f1, तो 2f1 यहाँ होता है, सेंटर के लिए बोला जाता है, और f1 यहाँ है। तो आपसे पूछा है इनके बीच में यदि हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ बनेगा? सिंपली इस साइड में इमेज बनेगी। और यदि यहाँ पे 2f2 है तो ये कहाँ पे बनेगी हमारी इमेज? बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2 बनेगी। और कैसी बनेगी? एनलार्ज इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। तो 6 कंडीशन आपको कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस ये याद रखनी है। 2 कंडीशन किसकी है? कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस की 2 कंडीशन रहती है, वो याद रखना है।
वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? वर्चुअल इमेज यदि आपसे पूछा जाए, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी? यदि हम बात करें, एक तो कंडीशन होती है 6 नंबर कंडीशन किसकी? कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस की लास्ट की जो कंडीशन होती है वहीं पे बनती है ना वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज बनेगी तो कैसी बनती है? वो इरेक्ट इमेज बनती है और एनलार्ज इमेज बनती है। किस केस में? इसी कंडीशन में केवल। इसके अलावा यदि हम मिरर की बात करें, कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। और लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस। इन केस में आपकी जो इमेज कौन सी बनेगी? इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, लेकिन साइज कैसा रहता है? साइज यहाँ पे स्मॉलर रहता है। तो वर्चुअल इमेज का यदि आपसे बोला जाए भाई साइज बड़े साइज की इमेज बन रही है तो कौन सा केस है? मिरर का पूछे तो केवल हमारा कौन सा है? कनकेव मिरर है। और यदि लेंस का पूछे तो कन्वेक्स लेंस का केस है। और यदि बोले वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनी है लेकिन साइज है वो छोटा बना है, तो उस केस में तो सिंपली एक ही जगह पे कंडीशन आएंगी जो ऊपर मैंने बताई है। तो ऐसे आपको जो क्वेश्चंस की जस्ट एक प्रैक्टिस मैंने करवाई है यहाँ पे। बाकी आप जितने ज्यादा उसके PYQ, और ज्यादा नहीं, आप 3 to 4 इयर्स के जो PYQ क्वेश्चन पेपर उनको अच्छे से स्टडी करो। इसके अलावा ज्यादातर जो सैंपल पेपर वगैरह है ना उनकी प्रैक्टिस करो। और जो प्री बोर्ड एग्जाम आपके हैं उनसे अपना एनालिसिस जरूर करो कि कहाँ पे आपने मार खाई है, किस क्वेश्चन को ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है। तो ये था हमारा मॉडल टेस्ट पेपर का जो सॉल्यूशन। इसके अलावा अब हम समझ लेते हैं कि जो बेस्ट आंसर सीट जो आपको बोर्ड की साइड पे मिल जाएगी उसका थोड़ा एनालिसिस है वो कर लेते हैं कि क्या कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। हालांकि रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे ध्यान रखना आपने, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। और की पॉइंट्स में क्या क्या है? सबसे पहला तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का ही खेल है। रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करो। हालांकि देखो यहाँ पे एक जो आंसर सीट है इसमें जो नंबरिंग वगैरह आपकी इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। हालांकि जो हम बोल सकते हैं इसको थोड़ा ब्लैंक या फिर हम बोल सकते हैं हिडन किया हुआ है, क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है बच्चे की। जिसकी भी आंसर सीट कहाँ पे मिलेगी आपको? बोर्ड की साइट पे भी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबरिंग है, क्वेश्चन नंबरिंग उनका आपको अच्छा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो डायग्राम वगैरह हैं, डायग्राम्स हैं, इसके अलावा जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स, इसके अलावा जो फ्लो चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स, उनको आपने अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा जो सेक्शन वगैरह आते हैं, सेक्शन A B C D, उनको स्पेशली अंडरलाइन करके फिर उनको सेपरेटली जो क्वेश्चन नंबरिंग है वो अच्छे से करनी है। पैराग्राफ राइटिंग से आपको बचना है। पैराग्राफ राइटिंग से जितना उसके वहां पे बचो। पॉइंट्स में डायरेक्ट आंसर दो, आप ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, पॉइंट्स में दो जो भी आपके से जिस चीज के बारे में। जैसे पूछा था भाई HCl के फंक्शन है तो HCl के फंक्शन लिखो, फंक्शन ऑफ HCl, और इसके दो फंक्शन है तो दो ही लिखो, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखो। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और रिप्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। तो इन्हीं बारीकियों का ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा देख सकते हैं इस बच्चे ने कैसे क्वेश्चन पेपर। तो एक बात ध्यान रखना, जो सीट्स हैं आपको जो टोटल 22 सीट्स मिलेंगी। जैसे नंबरिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है 1 से, तो लास्ट में हम देखेंगे 22 नंबरिंग तक है। हालांकि देखो इस बच्चे ने भी प्रॉपरली ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे डाले हुए हैं, नंबरिंग कितने हैं यहाँ पे? तो 12, पहले 12 आते थे ना, अभी कितने आने लग गए हैं आपके क्वेश्चन? 18 MCQ है वो आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो ऐसे आप आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हो। बस यहाँ पे इन गलतियों से बचना भाई, जो यहाँ पे कटिंग करके इन्होंने, हालांकि यहाँ पे तो इसके ठीक निकाले हुए हैं, तो जरूरी नहीं यहाँ पे कि ठीक निकाले। यहाँ पे 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है। जैसे 1.5 0.5 यहाँ मिले, 0.5 यहाँ मिले, इस तरीके से आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये गलतियां करने से 1 मार्क्स में बचो जितना ज्यादा उसके। उसके बाद जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे आप शॉर्ट एंड इफेक्टिव कर सकते हो। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना अपने एग्जामिनर को। ठीक है भाई आपने 6 किए हैं और 6 को आप टू द पॉइंट लिखो, पूरी की पूरी लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक्स है ना उसी का आप आंसर है वो नंबरिंग के हिसाब से लिख सकते हो। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन नंबर आ गया इसका कौन सा? 3rd। तो आप क्वेश्चन नंबरिंग इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे इस बच्चे ने सेक्शन A डाला हुआ है तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको राइटिंग देख लो, नॉर्मल ही राइटिंग है, ज्यादा ऐसा नहीं जचा जचा के चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन टू द पॉइंट लिखो और लिखा हुआ समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd के, हालांकि हालांकि देखो समझने वाली बात क्या है, ये यहाँ पे इसने क्वेश्चन नंबरिंग लिखी हुई है इस बच्चे ने यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे तो चलो एग्जामिनर है उसने थोड़ा आइडिया लगा के बस ठीक है ये अलग अलग आंसर हैं, लेकिन ये आइडिया ये नहीं है कि कई बार क्वेश्चन आप लिखते हो
किसी भी क्वेश्चन के उसके पार्ट्स बनाने लगो तो तब आप इस चीज़ में कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे इसमें मान लो कोई पार्ट्स आ जाते हैं उसके, तो वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती। तो कोशिश करो आप ऐसे क्वेश्चन नंबरिंग वहाँ पे लिखिए ना, तो ये कम से कम इस लाइन से इस साइड में लिखो। इसके अलावा यदि यहाँ पे देखो लिख रखा है ना पर्सन संख्या, इसी चीज़ में रखो आप, ऐसे मिलेगी आपको सीट। तो इसमें एक कॉलम स्पेशली क्वेश्चन नंबर का दिया मिलेगा, और यहाँ वाला पोर्शन को यूज करो। यहाँ पे क्या है, एग्जामिनर या फिर जो आपका परीक्षक होता है वो आपके मार्क्स है साइड में देता है। तो ऐसे बोर्ड तो ये बोलता है कि जो भी आपकी नंबरिंग वगैरह मार्क्स की नंबरिंग रहती है ना, वो इस साइड में ही देनी होती है। तो यहाँ पे आप को नंबर मिलते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 12, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पार्ट्स वगैरह लिखने में। इसके अलावा देखो लो कटिंग वगैरह से बच्चे से भी हुई है। इसके अलावा जब भी आप देखो, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, ये देखो ये नंबरिंग है ना, यदि यहाँ लिख रखी है अच्छी बात है, लेकिन मान लो यहाँ लिखी होती और फिर यहाँ पे भी ऐसे नंबरिंग है तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे केसेज में जो ये वाली नंबरिंग है ना, कोशिश करो इससे मैच ना हो। पहली बात तो यदि यहाँ पे नंबरिंग ये तो चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन ये तो चेंज कर सकते हैं ना, ए बी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ए और बी, इस तरीके से बड़ा अच्छा रहेगा। और जैसे यहाँ पे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट डीसी और एसी के बारे में पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप स्टडी करते हो तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन एक दो आपके मिल सकते हैं अजीबोगरीब जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जो इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब इसका सेक्शन बी है, शुरू हो चुका है। यहाँ से देखो सेक्शन बी हालांकि प्रॉपरली लिखा है, उसके बाद एक दो लाइन छोड़ो, उसके बाद क्या है आप सिंपली क्वेश्चनिंग है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था भाई क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, तो ये तो आपने पोर्शन यूज नहीं करना जब भी आप क्वेश्चन पेपर करोगे। ये पोर्शन तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो एग्जामिनर या फिर जो परीक्षक है वो आपके मार्क्स देगा इस जगह पे। तो इसके अलावा ये वाला जो कॉलम है क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का आंसर इसने लिख दिया। जैसे यहाँ पे अब बेशक आप ऐसे लाइन टू लाइन लिखो, पैराग्राफ से जितना ज्यादा उसके, और पैराग्राफ भी लिख रहे हो तो लाइन ब्रेक कर करके लिखो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हो आप, समझ ही नहीं आ रहा भाई पैराग्राफिंग में। जैसे इस बच्चे ने देखो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, इस तरीके की जो लाइन्स है उनको अंडरलाइन कर सकते हो। और अच्छी बात इसने जैसे हर क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो इसका क्या है, सिंपली एक लाइन है वो ड्रॉ की हुई है, भाई यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगला क्वेश्चन है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। बाद में जो मैंने बताया था ना आपका 15 मिनट का टाइम है, उसमें आप ये चीजें कर सकते हो। जैसे अंडरलाइन करके आ सकते हो, जैसे जो जो मेन चीजें हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं इनको थोड़ा बहुत पेंसिल के साथ अंडरलाइन करके आ सकते हो। जिस चीज पे आप ज्यादा ध्यान दिलाना चाहते हो ना एग्जामिनर का, वहां पे अंडरलाइन यूज कर सकते हो। जैसे ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, आयरन नेल को लटकाएंगे हम, तो यहाँ पे रस्टिंग से रिलेटेड या फिर आयरन ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन की ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो पेंसिल यूज करो डायग्राम्स में, याद रखो ये चीज। पेंसिल यूज करो, स्केल वगैरह से प्रॉपर अच्छे से बनाने की कोशिश करो, तभी आपको नंबर है वो प्रॉपर मिलेंगे। तो इस बच्चे के पूरे आउट ऑफ 80 है ना, जो टोटल आउट मतलब जो टोटल मार्क्स आए हुए हैं वो किस बेस पे हैं, वो थोड़ा सा इसलिए बेस्ट कॉपी बोर्ड के द्वारा दी हुई है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। जैसे इसमें डायग्राम देख सकते हो आप किस तरीके से यूज किया हुआ है कि जो कंडक्टिविटी है हम साल्ट सॉल्यूशन की कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें बैटरी का जो बैटरी कनेक्टिविटी की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव कैथोड के साथ ही जोड़ा हुआ है, तो ऐसे ध्यान रखना आपने। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चनिंग नंबरिंग का प्रॉपरली बिल्कुल इफेक्टिव, ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रखी है कहीं पे भी। डक्टिलिटी क्या है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। और राइटिंग की बात करें, देखो राइटिंग नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी टू द पॉइंट यदि आप लिखते हो, रिएक्शन को बैलेंस करते हो, जो रिएक्शन आपको आती है वो आप एज इट इज लिख रहे हो, तो इस तरीके से मतलब जो आपके अंदर है, जो नॉलेज है, उसी को रिप्रेजेंट करना होता है सिंपल एंड इफेक्टिव वे में। ज़्यादा चीज़ें आप घुमा फिरा के लिख रहे हो और स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे नंबर आपके जाएंगे ही, आपका दिमाग ज़्यादा यूज होएगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट आप करते हुए जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हम अच्छे से, जो भी बच्चे ने इसने आया है तो सारी चीज़ें प्रॉपरली क्वेश्चनिंग नंबरिंग का ध्यान रखते हुए, जो क्वेश्चन जहाँ तक किया है वहीं तक है। उसके बाद ये नहीं मिलेगा कि इस क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ कर लिया, इसका कुछ भाग इसको बाद में याद आया तो बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं है। यहीं पे आपको लगता है ना भाई दो चार बातें और मेरे को लिखनी है, तो लाइन छोड़ दो ना एक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। जैसे इसमें सोलेनोइड के बारे में पूछा था, सोलेनोइड के बारे में बताया। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बल्कि एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन है, तो ये 2022 की आंसर सीट है आपकी। अभी सोचो ये इस वाले क्वेश्चन पेपर की है, तो 2022 की बेस्ट कॉपी है वो बोर्ड की साइट पे है। और इस तरीके से
जैसे ओम्स लॉ वगैरह है किस तरीके से काम करते हैं, ऐसे डेरिवेशन आप सिंपली कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे इसमें जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में इस बच्चे ने इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है और बताया हुआ है क्या क्या है। हालांकि अच्छे से मैंने जब आपको बताया था उसमें और भी अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे इसमें पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। जितना ज़्यादा डिटेल आपको पता है ना, वो एक दो जगह ही आप डिटेल दो। मैं नहीं बोल रहा कि पूरे क्वेश्चन पेपर में या आंसर शीट पे हर जगह डिटेल भरते जाओ। एक जगह आपने अच्छे से डिटेल दे दी ना, वहीं से एग्जामिनर को आइडिया लग जाता है बच्चा पढ़ने वाला है। और यदि किसी दूसरे क्वेश्चन में आप कहीं पे गड़बड़ी कर जाते हो ना, हो सकता है वो चीज़ वहाँ पे आपको नंबर ना कटवाए, क्योंकि कई बार जो फ्लो बन जाता है ना, फिर नंबर आपके इजीली आते हुए चलते हैं। तो इस तरीके से जैसे ऑक्सीडेशन की कोई हेडिंग वगैरह है बाद में आप अंडरलाइन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे यहाँ पे अंडरलाइन है, बाद में जो आपको टाइम मिलता है तो ऐसे अंडरलाइन करके भी इस चीज़ को आ सकते हो। कोई भी रिएक्शन आती है अच्छे से, जैसे कोई रिएक्शन आ लगी इस बच्चे ने की हुई है, जैसे यहाँ पे देखो बॉक्स बना के इसको बंद किया हुआ है। तो ऐसे ही कोई भी आंसर आता है, जैसे भाई इस बच्चे ने हीट निकाल दी, तो हीट लिख के इस तरीके से आंसर को बॉक्स में बंद करके आ सकते हो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कम टाइम में, जैसे रिएक्शन है देख सकते हो आप, रिएक्शन को इस बच्चे ने बॉक्स में बंद किया हुआ है, तो ये बाद में जो टाइम बचता है ना, तो ऐसे बॉक्स में बंद करके अच्छे से रिप्रेजेंट करके आओ। तो रिप्रेजेंटेशन ही ज़्यादा मैटर करता है, जो कि आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स है वो निकाल सकते हो। इस तरीके से देख लो, कहीं भी देख लो इस बच्चे ने मार्क्स जो भी हेडिंग या फिर अच्छे से हेडिंग को देखो अंडरलाइन किया हुआ है, डायग्राम्स है वो पेंसिल के साथ ड्रॉ किए हुए हैं, और अच्छे जितने हो सके उतने अच्छे, ये नहीं कि बिल्कुल जचा के बनाना है। राइटिंग वगैरह देख सकते हो आप नॉर्मल ही है। इसके अलावा हर एक पेज पे जैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन का जो डायग्राम है वो बनाया हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो डायग्राम वगैरह ना आपको ज़्यादा लगता है वे टाइम लगाएंगे ये चीज़ें, तो बाद में आप उसकी जगह छोड़ के बाद में बनाओ। और जो आता है आपको इस तरीके से प्रॉपर देखो लाइन टू लाइन लिखने की कोशिश की गई है जो चीज़ें दी हुई। हालांकि इसमें क्वेश्चनिंग नंबरिंग है ना, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है तो इसकी नंबरिंग है ये इस तरीके से, ये नंबरिंग है, तो ऐसे नंबरिंग आप कोशिश करो यहाँ भी डाल सकते हो। ऐसे इस पोर्शन में आप नंबरिंग के लिए यूज करो, क्योंकि इस साइड में आप जो नंबरिंग डाल रहे हो ना वो पॉइंट्स की डाल रहे हो, आप ये याद रखना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ना लगे बस आपकी। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर ढंग से क्या किया हुआ है, बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है। तो ऐसे पावर ऑफ लेंस जो भी न्यूमेरिकल वगैरह आता है, तो इस तरीके से देखो डायग्राम देख लो आप इसका, तो डायग्राम में बिल्कुल पेंसिल यूज की हुई है। इसके अलावा ये चीज़ें हैं जो स्केल से या फिर प्रकार से ही यूज करो, जितना अच्छे से यूज करो। इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस स्केल से ड्रॉ करो, लाइन है वो आ रही है पैरेलल, तो इस तरीके से आप निकाल के आ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे तो थोड़ा सा हम माने इस बच्चे ने डायग्राम बनाता नहीं अच्छे से, तो इस तरीके से लाइन है ना यहाँ पे ड्रॉ करनी थी। उसके बाद ये डॉटेड लाइन ये पीछे की तरफ इसने बनानी थी, और फिर यहाँ पे है जो इमेज है वो कैसी बनी हुई है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हाईली डिमिनिस्ड। तो ऐसे जो मैंने 6 कंडीशन मिरर की कनकेव, जो कनकेव मिरर उसकी, और 6 किसकी लेंस की, कन्वेक्स लेंस की, और 2 वो, तो वहां से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा 2 मार्क्स में। और न्यूमेरिकल भी जब भी आए तो रे डायग्राम है आपके वो पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से देख लो इस बच्चे की 17 सीट्स ही फिल हुई हैं। मैथ में जब आप पेपर करते हो ना वहाँ पे थोड़ा सीट्स का कमी रह जाती है, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेटरी करते हो किसी चीज को तो वहां पे सीटें भर जाती हैं, तो थोड़ा उसको प्रॉपर ढंग से। और इस बच्चे की सीटें इतनी अच्छी कैसे बची हुई हैं, क्योंकि इसने देख लो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, कई बार हम क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डाला उसके बाद उसका आंसर लिखा फिर 2 लाइनें छोड़ दी, तो इतना ज्यादा आप यदि पेज यूज कर रहे हो एक्स्ट्रा सीट आपको नहीं मिलेगी, ये याद रखना आप। ठीक है, तो इसमें जब भी आप जैसे सीट वगैरह यदि बाद में आपकी बच जाती हैं, तो इस तरीके से आप उनको क्या करके आ सकते हो, कट करके आ सकते हो। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये सबसे अच्छा, इस पेज पे क्या अपने को अच्छी नॉलेज मिलती है कि ऐसे आप सिंपल एक बॉक्स के अंदर बना के भी आ सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर आपकी जो नंबरिंग है ना इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इस तरीके से लिखो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक ही लाइन यूज कर लो, दो नहीं यूज करो, तो एक जगह पे बिल्कुल प्रॉपरली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर जैसे 2 यहाँ पे शुरू हो रहा है उसका नंबरिंग है, यहाँ पे आप शुरू कर सकते हो। 6 क्वेश्चन आते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स, तो ऐसे प्रॉपरली ही यूज करो, ज्यादा लाइनें नहीं छोड़नी होती। जैसे यहाँ पे एक लिखा फिर 4 लाइनें या 2 लाइनें छोड़ दी, तो हो सकता है आपकी सीट्स कम पड़ जाएं, और उसके बाद जो बच जाती हैं सीट्स उनको आप इस तरीके से क्रॉस करके आ सकते हो। और लास्ट वाली जो सीट है इस पे आप चाहो तो रफ वर्क कर सकते हो। इसके अलावा मैथ का क्वेश्चन पेपर करते हो तो थोड़ा सा यदि आपको लगता है रफ वर्क की जरूरत है तो
एक साइड में लाइन ड्रॉ करो और वहाँ पे लिखो रफ वर्क, और इतना करो कि ताकि आप क्या कर सको, यहाँ पे यूज कर सको। वरना तो इस पोर्शन को आप कम से कम यूज करो, क्योंकि यदि आपको लगता है थ्योरी लिखनी है तो काफी सारे बच्चे तो सीट भरने के चक्कर में दोनों साइड से इतनी इतनी काट कर लेते हैं पहले ही, और उसके बाद हालांकि इस लाइन में तो सीट आपको पहले से लाइन में लिखी मिलती है, लेकिन इस चीज से बचो जितना ज्यादा उसके, क्योंकि आपकी सीट भरने से मतलब नहीं है, वहां पे इफेक्टिव लिखने से मतलब है। तो यहाँ पे जो आंसर सीट दिखाने का मतलब क्या था कि आपको किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है, और बारीकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबरिंग, और जितना ज़्यादा उसके वहाँ पे आप डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट वगैरह, बाद में टाइम बचता है तो अंडरलाइन करके आओ चीज़ों को अच्छे से प्रॉपरली। जिस चीज़ पे आप ध्यान दिलाना चाहते हो वो चीज़ें एग्जामिनर की नज़रों से ना छूटे, उनको अच्छे से पेंसिल के साथ या फिर डबल अंडरलाइन करके जरूर आओ। और कुछ बेवकूफ़ियाँ नहीं दिखानी है आपने सीट भरने के चक्कर में, उन चीज़ों से बचना है, ज़्यादा पैराग्राफ राइटिंग से बचना है, और अच्छे से तैयारी रखनी है। और जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन ये नहीं कि साथ में बुक्स लेके आप जा रहे हो एग्जाम सेंटर पे, वहाँ पे हड़बड़ी में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर माइंड सेट के साथ जो भी पढ़ा आपने पढ़ लिया रात को या सुबह, उसके बाद आप फ्री माइंड के साथ पेपर देने जाओ, और ज़्यादा फिर उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। फिर आपने अच्छे से किस चीज़ पे ध्यान देना है, सिंपली एग्जाम सेंटर में जाते टाइम पेपर को अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैंने बिल्कुल अच्छे से 3 घंटे जो 3.25 घंटे का टाइम है ना, वो कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो यही चीज़ आपकी ध्यान रहनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों से आपके जो हम बोल सकते हैं अच्छी मेंटलिटी सेट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं वो आप अच्छे से स्कोर कर पाते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेशन और इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। काफ़ी कुछ आपको टाइम टू टाइम चैनल पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे, और वीडियो सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।